हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त अबरार और आज से मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। और सामाजिक विज्ञान में हम स्टार्ट करें भूगोल से। भूगोल कि हमारी धरती क्या है? गोल है। तो बेसिकली भूगोल स्टार्ट करने से पहले हमें दो चार चीज़ों का ध्यान रखना होगा। आप सभी अभी 8 क्लास पास करके आए हैं और आप अगर 8 और 9 को कंपेयर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई बहुत टफ है, बहुत इजी हार्ड है, कैसे होगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोग डराएंगे। पर आप लोगों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ सिंपली समझना है कि अगर मैं कंपेयर करूँ क्लास 8 को क्लास 9 से, तो आपने देखा हो कि 8 की जो आपकी ज्योग्राफी की बुक थी बहुत लेंदी थी, सॉरी हिस्ट्री की बुक बहुत लेंदी थी, बहुत वास्ट थी और उसमें आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ा। पर वहीं अगर 9 की बात करें तो ये बहुत शॉर्ट है। अगर आप ज्योग्राफी की यानी भूगोल की बात करें तो उसमें भी देखेंगे कि वहाँ पे 5-6 चैप्टर्स थे, यहाँ पे भी 5-6 चैप्टर्स हैं। वहाँ आपका स्टार्ट हो रहा था कि खनिज क्या है, खनिज के बाद आपने देखा कि जल क्या है, वायु क्या है, मिट्टी क्या है, उस पर प्राकृतिक संसाधन क्या है, फिर आपने देखा कि इंडस्ट्रीज किस तरह के हैं वगैरह वगैरह। यहाँ जो है 9 क्लास में आने के बाद आपको देखना होगा कि भारत क्या है। आपको यहाँ पढ़ना होगा भारत के बारे में, भारत की स्थलाकृतियों के बारे में, भारत की फिजिकल और पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में। तो यहाँ बेसिकली आपको पढ़ना होगा कि व्हाट इज इंडिया, कि भारत क्या है, और आपको भारत पे फोकस करना होगा। और जैसे कि हमारा पहला ही चैप्टर है भारत आकार अथवा स्थिति, आकार और स्थिति, कि जो हमारा देश है प्यारा भारत, इसका आकार कैसा है और इसकी स्थिति कैसी है, इसकी बनावट कैसी है, ये कहाँ तक फैला हुआ है। तो हमें भारत को समझने से पहले दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझना है, हमें उसको देखना होगा। क्योंकि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यानी इस पूरी किताब को पढ़ने से पहले हमें दोबारा से पूरे अर्थ को समझना होगा, पृथ्वी को समझना होगा। तो यहाँ मैं अगर छोटा सा पृथ्वी का नक्शा बनाऊं तो बड़ा ही बना लेता हूं इधर। ठीक है, ये मान लिया कि ये हमारा छोटा सा प्यारा सा पृथ्वी है। ठीक है, तो अगर मैं इस पृथ्वी की बात करूं तो आप सभी को पता है कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये ध्रुवों पे थोड़ी सी क्या है, चपटी है। ध्रुवों पे थोड़ी सी क्या है, चपटी है, और ये पूरी तरह गोल नहीं है। तो एक चीज का तो पहले ध्यान रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है ये ध्रुवों पे थोड़ी क्या है, चपटी है, और ये पूरी तरह गोल नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब हम आगे समझते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन जाती है। पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन जाती है, इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री अथवा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा देखिएगा, भू यानी धरती, मध्य यानी बीच से गुजरने वाली रेखा। भूमध्य रेखा का तात्पर्य क्या होता है? भूमध्य रेखा वो रेखा होती है जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है तथा ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती। देखा, ये बीचों बीच से गुजरा तो ये 2 बराबर भागों में बांटा कि नहीं बांटा? एक ऊपर का हिस्सा बना और एक नीचे का हिस्सा बना। तो ऊपर का जो हिस्सा बनता है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। फिर से समझिए कि हमने क्या देखा कि ये हमारा भारत समझने से पहले हमें फिर से अपने पृथ्वी को समझना होगा। और अपने पृथ्वी को समझने के लिए हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो हमारी पृथ्वी है ये गोल है, पर ये ध्रुवों पे थोड़ी सी क्या है, चपटी है। ये ध्रुवों पे थोड़ी सी क्या है, चपटी है। तो पहली बात हमें अपनी पृथ्वी के बारे में पता चल गया कि हमारी पृथ्वी ध्रुवों पे थोड़ी सी क्या है, चपटी है, और पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, जिसका नाम क्या है, भूमध्य रेखा। और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और ये पश्चिम से पूरब की तरफ आती है। इस चीज का याद रखेगा, पश्चिम से पूरब की तरफ आती है। ये जो भूमध्य रेखा है, सब कुछ आपने क्या देखा कि पूरब से पश्चिम होता, नहीं, ये पश्चिम से
पूरब की तरफ आती है और हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जिस कारण से इसका नाम क्या है, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भी कहते हैं इसे, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं इक्वेटर। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इक्वेटर। यहां तक किसी कोई डाउट? समझ लिया हमने क्या देखा कि हमारे प्यारा पृथ्वी को बीचों बीच से एक लाइन काटी, उस लाइन को हमने क्या कहा, भूमध्य रेखा। क्यों कहा? क्योंकि ये भू के मध्य में है। भू यानी पृथ्वी के मध्य को बराबर भागों में बांटती है, और ये इमेजिनरी लाइन है, और इसकी मान क्या है, इसका मान है 0 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको मिटा दिया। अब देखिए, इस पृथ्वी के बराबर समानांतर एक और रेखा गुजरती है, जिसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइन, लैटिट्यूड कह सकते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड। अब देखिए, अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड क्या होता है? अक्षांश रेखा और लैटिट्यूड वो लाइन है, वो रेखा है जो भूमध्य रेखा के समानांतर चलती है। भूमध्य रेखा के समानांतर चलती है, पूरब से पश्चिम से पूरब की डायरेक्शन में चलती है। हम उस रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। फिर से समझिए, अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड क्या होता है? ये वो रेखा होती है जो भूमध्य सागर के बिल्कुल समानांतर चलती है, पश्चिम से पूरब दिशा में चलती है, और जिसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। फिर से समझिए, अक्षांश रेखा वो रेखा होती है जो भूमध्य सागर के समानांतर चलती है तथा पश्चिम से पूरब की दिशा में चलती है। और भूमध्य रेखा के जरिए हम क्या पता चलता है, भूमध्य रेखा के जरिए हमें मौसमों का ज्ञान होता है। याद रखिएगा, किसका ज्ञान होता है, मौसमों का ज्ञान होता है। भूमध्य रेखा के जरिए हमें किसका ज्ञान होता है, भूमध्य रेखा के जरिए हमें मौसमों का ज्ञान होता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो आपको समझ में आ गया पृथ्वी क्या है। पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गई भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम में जो रेखा गई उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत? हमने देखा, चलो भैया, पूरब से पश्चिम वाली रेखा को हमने क्या कहा, अक्षांश रेखा। उत्तर से दक्षिण भी तो कोई रेखा जाती होगी, जाती है कि नहीं जाती है? तो जो अब उत्तर से दक्षिण की जो, ये मान लिया पूरब, ये पश्चिम था तो ये पूरब हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, और ये हमारा दक्षिण हो गया, दक्षिण हो गया। तो उत्तर से दक्षिण जो रेखा आती है, एक तो लाइन ही मान लेते हैं, उत्तर से दक्षिण जो रेखा आती है इसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। इसको हम कहते हैं देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। यानी उत्तर से दक्षिण जो रेखा जाती है हम उसे कहते हैं देशांतर रेखा और लॉन्गिट्यूड। उत्तर से दक्षिण जो रेखा जाती है हम उसे कहते हैं देशांतर रेखा और लॉन्गिट्यूड। पूरब से पश्चिम जो रेखा जाती है जिसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा, और वो रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं, समानांतरी बांटती हैं, उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, और यहां तक डाउट है तो फिर मुझे लग रहा है कि आप में दिक्कत है। अभी तक तो इतनी समझाने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको लिखना है, लिख लीजिए कि उत्तर से दक्षिण जो रेखा गुजरती है पृथ्वी के बीचों बीच, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। और पूरब से पश्चिम जो रेखा जाती है उसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। हमने क्या देखा, जो रेखा बीचों बीच से गई उसे कहें भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा के जो समानांतर रेखा गई उसको हम कहेंगे, इसका माने अक्षांश रेखा। याद रखिएगा। अब देखिए, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में एक जो समानांतर रेखा गई तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। पर इस रेखा का नाम दूसरा है, इसको कहते हैं कर्क रेखा।
इसको कहते हैं कर्क रेखा, और इसकी डिग्री है 23.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक से लिख लीजिए, कर्क रेखा। कोई दिक्कत? इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। इतना समझिए कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं मकर रेखा। इसको लिख लीजिए अच्छे से। बीच में भूमध्य रेखा, ऊपर वाली रेखा को कर्क रेखा जिसका मान क्या? 23.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा, नीचे वाली रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। इसको याद करना होगा आप लोगों को अच्छे से। इसी तरह फिर उत्तरी गोलार्ध में एक और रेखा जाती है जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसका नाम है, यहां लिख देता हूं मैं, आर्टिक रेखा। इंग्लिश में कहते हैं आर्टिक सर्कल। इसी तरह दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो ये चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए इसे मैं कह रहा हूं कि अच्छे से और बेहतरीन ढंग से समझिए। हमने क्या देखा कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है जो गोल है, परंतु ध्रुवों पे क्या है? चपटी है। पृथ्वी के बीचों बीच एक समानांतर रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, जिसकी डिग्री है 0 डिग्री। ठीक है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है जिसका मान है 23.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, जिसको हम कहते हैं मकर रेखा। फिर पूर्वी गोलार्ध में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसको हम कहते हैं आर्टिक सर्कल। दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, हम जिसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को डाउट होना चाहिए। अगर है तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और जो रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है उसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। हमने पढ़ा है देशांतर रेखा। यानी हमने देखा कि भूमध्य रेखा क्या होता है, हमने देखा कर्क रेखा क्या होता है, हमने देखा मकर रेखा क्या होता है, हमने देखा आर्टिक रेखा क्या है, हमने देखा अंटार्कटिक रेखा क्या है, हमने देखा अक्षांश रेखा क्या है, और हमने देखा देशांतर रेखा क्या है। क्योंकि इसके बिना, इस चीज को समझे बिना हम भारत का जो ये चैप्टर है इसको नहीं समझ सकते। तो भारत को समझने के लिए हमें ये जो अर्थ की बनावट है इसको समझना बहुत जरूरी है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार मैं बाद में भी रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है भारत आकार और स्थिति, तो इसमें हमको देखना है जो हमारा प्यारा भारत है वो आकार में कैसा है और स्थिति में कैसा है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आकार कि जो हमारी भारत है उसकी आकार कैसी है, वो कहाँ सिचुएटेड है और किस गोलार्ध में है और किधर है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे आकार। तो मैं एक इमेज दिखा रहा हूं आपको, अब थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है।
ये अंटार्कटिक, आर्टिक, ये सारे महासागर हैं, ठीक है। अब यहां देखिए कि एक लाइन आपको यहां दिख रही होगी, दिख रही है, इसको मैं काट रहा हूं, इसका मान यहां क्या रखा गया है 0 डिग्री, यानी ये कौन सी रेखा है बताइए जी, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा हमने क्या देखा कि इसी रेखा के साथ आप देखिए, भूमध्य रेखा के साथ पैरेलल एक रेखा चल रही है, यानी ये कौन सी रेखा है, ये है अक्षांश रेखा। अभी हम उनके मान पे नहीं जा रहे, अक्षांश रेखा। ऊपर उत्तर से दक्षिण में एक रेखा आ रही है, ये कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा। ये कौन सी रेखा है, ये है देशांतर रेखा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भूमध्य रेखा क्या है, अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप देखिए भारत को देखिए, मैंने क्या बताया कि वो रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। कोई दिक्कत यहां तक? अब भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है हमारा उत्तरी गोलार्ध, उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए आपको हमारा प्यारा भारत कहां दिख रहा है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? ये देखिए हमारा प्यारा भारत यहां है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की आकार, स्थिति नहीं, आकार। तो अब आकार में देखिए क्या समझ में आ रहा है कि भारत कहां है, उत्तरी गोलार्ध में। तो पहले पॉइंट को अब लिखना स्टार्ट कीजिए आकार में, कि भारत पूरी तरह कहां है, उत्तरी गोलार्ध में है। कोई दिक्कत? उत्तरी गोलार्ध यानी वो गोलार्ध जो भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में है, दक्षिणी गोलार्ध यानी वो गोलार्ध जो भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में। तो भारत हमारा कहां है, भारत हमारा पूरी तरह है उत्तरी गोलार्ध में। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए मैंने क्या बताया कि उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के ऊपर एक और रेखा है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। यह हमारा भूमध्य रेखा है, तो कर्क रेखा के क्या है 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री मैंने बताया। अब देखिए ये हमारा 0 है, 15 है, ये 30 है, यानी जो 23.5 डिग्री होगी वो करीब यहां होगी, बीचों बीच से गुजरेगी। अगर मैं इसको यहां से गुजारूं तो ये देखिए, है ना, मिला कि नहीं मिला, यानी इन दोनों रेखा के बीच में होगी। यानी एक चीज और हमें पता चला कि जो भूमध्य रेखा पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसी तरह कर्क रेखा पूरे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तर भारत और एक दक्षिणी भारत। आपने हमेशा सुना होगा उत्तर भारत और दक्षिणी भारत। तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा, उत्तर भारत यानी वो रेखा जो भूमध्य सागर के ऊपर है, सॉरी ये कर्क रेखा के ऊपर है, और दक्षिणी भारत यानी वो रेखा जो कर्क रेखा के नीचे है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम देखते हैं कि लिख लीजिए उत्तरी गोलार्ध में है, उसी तरह दूसरा पॉइंट लिख लीजिए आकार में कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है, कोई दिक्कत यहां तक? और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सारे 8 राज्यों के नाम आप लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए, फिर हम सारे 8 राज्यों के नाम लिखेंगे। अब ये लिख लीजिए उत्तरी गोलार्ध में पड़ता भारत, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, भारत के 8 राज्यों से होके गुजरते कर्क रेखा, है ना। ये देखिए भूमध्य रेखा ऊपर है हमारा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये 2 बराबर भागों में बांट रही है। लिख लिया इसको, उत्तरी गोलार्ध में है भारत, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम 8 राज्यों के नाम लिखिए। पहला राज्य है गुजरात,
दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य है ओडिशा, छठा राज्य है बंगाल, पश्चिम बंगाल, सातवां राज्य है त्रिपुरा, आठवां राज्य है मिजोरम। लिख लीजिए, आठों राज्यों के बारे में लिख लीजिए। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा ओडिशा, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा भारत में गुजरती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है, इवन आपके क्वेश्चन पेपर में भी है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान से गुजरती है, तो हमने पढ़ा। हाँ, अच्छा सॉरी, यहां त्रिपुरा उड़ीसा की जगह यहां झारखंड है, ठीक है। राजस्थान से गुजरती है, हाँ। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, हाँ। त्रिपुरा से गुजरती है, हाँ। तो कौन सा बचा? उड़ीसा। उड़ीसा की जगह ये किससे गुजरती है? झारखंड से होकर गुजरती है ना। उड़ीसा की जगह झारखंड से। तो देखिए ये क्वेश्चन यहां से आया कि नहीं, कि किस राज्य से नहीं गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? इसको लिख लीजिए, इसको ठीक कीजिए। और देखिए ये क्वेश्चन यहां आया हुआ है, ठीक है। तो हमने आकार के बारे में क्या देखा? हमने आकार के बारे में देखा कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। उसके बाद भारत की मध्य से बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा, जिसका मान है 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश रेखा, जो भारत को 8 भागों में बांटती है। उसके अलावा अब हम देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर की स्थिति से भारत की स्थिति क्या है। ये देखिए, अब यहां आइए, अब हम यहां इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से भारत। देखिए ये भारत का मेन लैंड है, यानी भूमि वाला जमीन, जहां से भारत की भूमि स्टार्ट हो रही है, जहां से भारत की भूमि स्टार्ट हो रही है। ये दक्षिण में, ये उत्तर में, ये पूरब में और ये पश्चिम में। दिख रहा है आपको कि भूमि की अगर मैं बात करूं तो 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत का मेन लैंड का, जो सिर्फ वो लैंड, मेन लैंड यानी भूमि वाला का जो सबसे उत्तरी रेखा है, दक्षिणी हिस्सा भारत का, वो कितना है? 8.4 डिग्री। और उत्तर में हम कहां तक जाते हैं? 37.6 से। कहां? 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर मैं पूरब की बात करूं तो 97.25 है ना। देखिए 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ की बात हो रही है। देशांतर रेखा से कहां तक जाती है? ये 68.7 पूर्वी, ये पश्चिमी हो गया, पश्चिम में देशांतर रेखा तक, ठीक है। लिख लीजिए इसको, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। कि जो भारत का, अगर मैं जमीन वाले हिस्सा की बात करूं तो सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है? 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी वाला क्या है? 37.6 उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर मैं देशांतर रेखा की बात करूं तो पूर्व में कहां है? 97.25 उत्तरी देशांतर रेखा और 68.7
उत्तरी पश्चिमी देशांतर रेखा। यह भारत की भौगोलिक स्थिति है उत्तर तथा दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में। इसको लिख लीजिए आप लोग अच्छे से। यह भारत की भौगोलिक स्थिति है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भारत के आकार के बारे में, कि भारत के लोकेशन के बारे में हमने क्या देखा कि जो हमारा देश प्यारा भारत है वो 8.4 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है, उत्तरी अक्षांश रेखा से स्टार्ट होता है, जो 37.6 उत्तरी अक्षांश रेखा पे खत्म होता है, 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा से स्टार्ट होता है, तो 68.7 पूर्वी देशांतर रेखा पे जा पश्चिमी देशांतर रेखा पे ये समाप्त होता है। उसके बाद हमारा प्यारा भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में आता है। उसके बाद हमारा प्यारा भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में आता है। साथ साथ एक रेखा है, ये देखिए यहां से गुजरती है, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, जो पूरे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और उत्तर तथा दक्षिण के रूप में बांटती है। साथ ही साथ ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल एंड त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लिया 8.4 उत्तरी अक्षांश रेखा, 37.6 उत्तरी अक्षांश रेखा, 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा, 68.7 पूर्वी देशांतर रेखा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यह समझिए, जिसको इतना समझ में आ गया कि ये अक्षांश और देशांतर स्थिति है भारत की, भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में आता है। उसके अलावा भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो 2 बराबर भागों में बांटती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर किसी को इतना समझ में आ गया तो उसको जो भारत का लोकेशन है, लोकेशन यानी स्थिति, ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया। देखिए ये ना, यानी अभी तक आपको भारत का जो आकार है, लोकेशन है, सॉरी स्थिति पूरी तरह समझ में आ चुकी है, मैं ये मानता हूं। क्वेश्चन लिखना तो लिख सकते हैं कि भारत की स्थिति पर विवेचना कीजिए या भारत की भौगोलिक स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, भारत की भौगोलिक स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। मैं फिर से बोला, भारत की भौगोलिक स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। भारत की भौगोलिक स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। अब हमें स्थिति समझ में आ गई। अब हम देखेंगे भारत का आकार कैसा है। भारत जो हमारा प्यारा देश है, इसका आकार कैसा है। तो सारे पॉइंट पहले आप लिखिए कि जो भारत है ये 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। पूरे वर्ल्ड का 2.4% भूमि हमारे पास है। पूरे वर्ल्ड की 17 जनसंख्या हमारे पास है। उसके बाद भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा राज्य है, सॉरी देश है। लिख लीजिए इसको जल्दी से कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर भारत की बात करें तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2.4% पूरे विश्व की भूमि हमारे पास है। 17% जनसंख्या हमारे पास है और साथ ही विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। यह विश्व का है। जल्दी लिख लीजिए, फिर से देख लीजिए। अगर भारत के आकार की बात करें तो भारत के आकार में 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर जमीन हमारे पास है। 2.4% भूमि हमारे पास है। 17% जनसंख्या हमारे पास है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। मिटा दो उसको, तो फास्ट लिखा कीजिए, ठीक है। ये वापस इस तस्वीर को देखिए, ये देखिए, ये दिखा। अब देखिए, ये हमारा भारत का हमने स्थिति देखा। अब हम आकार देख रहे हैं। तो ये जो हमारा पूरा भारत है,
ये जो हमारा पूरा भारत है, उसके साथ हमारा ये जो भारत का द्वीप समूह है, इन सबको मिला के जो भारत की टोटल एरिया है वो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कोस्टल एरियाज की बात करूं, वो एरिया जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, यानी तटवर्ती एरिया, तटवर्ती क्षेत्र, तो ये टोटल है 7,516.6 किलोमीटर में। 7,516.6 किलोमीटर में ये पूरा एरिया आता है। ठीक है, देख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए कि जो भारत है हमारा, ये जो हमारा भारत है ये टोटल 15,200 किलोमीटर है, जिसमें हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सारा शामिल है। उसके अलावा सिर्फ तटवर्ती एरिया की बात करें, वो एरियाज जो इंडिया के किसमें हैं, तट के किनारे हैं, तो वो कितना है, वो 7,516.6 किलोमीटर एरियाज में पड़ता है। कोई दिक्कत? लिख लीजिए इसे जल्दी से। उसके बाद क्षेत्र में हमें एक और चीज देखना है, यहाँ यही है, देखिए कि जो हमारा भारत है ये इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है। ये पूर्व में जम्मू कश्मीर में हिमालय से जुड़ा है, पूर्व में जम्मू कश्मीर में हिमालय से जुड़ा है, तो दक्षिण में ये कन्याकुमारी में है ना। ये पूर्व में हिमालय से जुड़ा हुआ है, तो दक्षिण में है ये कन्याकुमारी में है। ठीक है, अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो ये गुजरात में आता है, गुजरात के कच्छ में, तथा ये अरुणाचल प्रदेश के सिलचर में, सिलचर अरुणाचल प्रदेश। और कश्मीर से कन्याकुमारी की लंबाई है 3,214 किलोमीटर, तथा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। ये भी लिख लीजिए, यहां से यहां तक 3214 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर से कन्याकुमारी, और 2,933 किलोमीटर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। लिख लीजिए इसको कि कश्मीर से कन्याकुमारी, ये हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी है 3,214 किलोमीटर, और गुजरात से ये हमारा क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश है 2,933 किलोमीटर। ये सब हमें अभी भारत के साइज में पड़ रहे हैं। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए किसी को, नहीं तो फिर देखिए मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए यहां तक। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चों को कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तक समझ में आ गया। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण है विषय है, जिसके बाद फिर हमारा ये जो विषय है ये खत्म हो जाएगा। ये देखिए, आप यहां देख रहे होंगे कि एक लाइन है जो इंडिया को दो बराबर भागों में बांट रही है ना, पूरब और पश्चिम में बांट रही है कि नहीं बांट रही है। तो ये है सारे 82 डिग्री पूर्वी, लिख लीजिए, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। लिख लीजिए, सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है, इसे भारत का IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ये देखिए, मानक योग्यतर, हिंदी में मानक योग्यतर कहते हैं, हिंदी में मानक योग्यतर कहते हैं। ये देखिए यहां है ना, योम्यतर, योम्यतर, यहां इसको यहां लिख देता हूं मैं उठा के, मानक योम्यतर लिख लीजिए। लिख लिया। तो हमने आज क्या देखा, ये लास्ट पॉइंट था, और समझिए फिर हमारा ये जो आज का है
ये विषय क्या है, खत्म हो गया। तो आज हमने क्या देखा, आज हम उसको रिवाइज करते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि हमने क्या देखा। कि हमने देखा जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, गोल है पर ध्रुवों पे चपटी है। एक रेखा जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसका मानक क्या है, 0 है। उसके अलावा भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। उसके अलावा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उसके साथ एक रेखा जो भूमध्य रेखा के समानांतर जाती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, जो पूरब से पश्चिम दिशा में जाती है। वहीं एक रेखा जो उत्तर से दक्षिण में आती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है, जिससे जरिए समय को मापा जाता है। उसके बाद एक रेखा जो भारत को बराबर भागों में बांटती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं, जिसका मानक है 23.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा। और एक रेखा जो कर्क रेखा के ऊपर बहती है उसे कहते हैं आर्टिक रेखा, जिसका मानक है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। नीचे जो रेखा है उसे कहते हैं हम मकर रेखा, जिसका मानक है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। उसके नीचे है हमारा क्या नाम है, अंटार्कटिक सर्कल, जिसका मानक है 66.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर रेखा। ये हमने अच्छे से इसको समझ लिया, कोई डाउट? उसके बाद हमने क्या देखा, भारत का आकार। तो हमने क्या देखा कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में आता है। उत्तरी गोलार्ध में आने के बाद कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भारत की साइज 8.4 उत्तरी अक्षांश रेखा से 37.6 उत्तरी अक्षांश रेखा, 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा से 68.7 पूर्वी देशांतर रेखा है। कोई दिक्कत यहां तक? उस पर हमने देखा आकार में कि 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर की भूमि भारत के पास है, जो विश्व का 2.4% है। हमारे पास 17% आबादी है और हम विश्व के 7वें सबसे बड़े देश हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। और भारत के बीचों बीच मानक जो है जो हमारा टाइम बताता है वो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है, जो हमारा मिर्जापुर से गुजरता है। और इस देशांतर रेखा के कारण, याद रखिएगा, इस देशांतर रेखा के कारण पूरे भारत का समय एक है, वो कश्मीर हो, गुजरात हो, या हमारा क्या नाम हो, अरुणाचल प्रदेश हो या कश्मीर हो। तो याद रखिएगा कि आखिर पूछा जाए कि आखिर क्यों पूरे भारत की रेखा एक है, तो ये जो मानक हमारा योमेत्तर है जो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरता है, ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी कारण से, और भारत का समय यहीं से डिसाइड होता है, इसी कारण से भारत के सभी हिस्सों में समय हमेशा एक जैसा होता है। बाकी हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं जो पढ़ाया हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं कल चाहूँगा कि आप लोग जब आएँ तो एक बार अच्छे से रिवाइज करके आएँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त अबरार, और हम कल कर रहे थे इंडिया एंड दी वर्ल्ड, भारत, आकार और स्थिति। हमने अपनी 9वीं कक्षा की जो क्लासेस हैं वो भूगोल से स्टार्ट की हैं, और हम अभी भूगोल का प्रथम चैप्टर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, और जो कल हमने पढ़ा था उसे आगे बढ़ाने से पहले, जो कल हमने पढ़ा था उसको एक बार हम क्विक रिवीजन कर लें, एक बार जल्दी जल्दी देख लें, ताकि आप सभी ने जो भी पढ़े थे वो आप सभी को रिकॉल हो जाए। तो कल हमने सबसे पहले क्या देखा था कि ये हमारी पृथ्वी है, जो गोल तो है पर ध्रुवों पर थोड़ी सी क्या है, चपटी है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, हमें पता है। फिर हमने क्या देखा कि एक रेखा है जो हमारे विश्व को, हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, जिसका मान क्या है, जिसका मान है 0 डिग्री। उसके साथ साथ हमने क्या देखा, ये पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, पूरब की तरफ चलती है। और जैसे ये हमारे विश्व को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, तो जो प्रथम वाला हिस्सा है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर में आता है, और दक्षिण वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। कोई डाउट यहां तक? फिर हमने क्या देखा कि भूमध्य रेखा के समानांतर एक और रेखा चलती है, और इस रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं।
इस रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, जो कि पश्चिम से पूरब की तरफ चलती है। साथ ही एक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है, इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा के जरिए हम मौसमों का ज्ञान करते हैं, और देशांतर रेखा के जरिए हमें समय का ज्ञान होता है, समय का आभास होता है। कोई दिक्कत यहां तक? फिर समझे कि जो हमारा पृथ्वी है ना, वो गोल तो है पर ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। उसके अलावा एक रेखा है जो हमारी पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उस रेखा को हम भूमध्य रेखा अथवा 0 डिग्री भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे इक्वेटर कहा जाता है। उसके अलावा एक रेखा जो समानांतर चलती है, किसकी? भूमध्य रेखा की। पैरेलली चलती है, किसकी? भूमध्य रेखा की। और इस रेखा को हम अक्षांश रेखा अथवा लैटिट्यूड कहते हैं। इसी तरह एक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण चलती है, फ्रॉम उत्तर टू नॉर्थ टू साउथ चलती है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, और इस रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। कोई दिक्कत? फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो पहले उत्तरी गोलार्ध में हम लिख लेते हैं। कर्क रेखा, जिसका मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उससे ऊपर आर्टिक रेखा, जिसका मान है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नीचे मकर रेखा। तो हम क्या देख रहे थे कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसका मान 0 डिग्री है। उसके अलावा पृथ्वी भूमध्य रेखा की जो समानांतर रेखा जाती है पूरब से पश्चिम, उसे हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक, सॉरी वो अक्षांश रेखा कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण आने वाली रेखा को हम लॉन्गिट्यूड अथवा देशांतर रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा के जरिए हमें मौसमों का ज्ञान होता है, और देशांतर रेखा के जरिए हमें समय का पूर्वानुमान होता है, समय की जानकारी होती है। उसके बाद भूमध्य रेखा के ऊपर जो पहली बड़ी रेखा है, महत्वपूर्ण रेखा है, उसे कर्क रेखा कहते हैं, जिसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। उसके ऊपर जो रेखा है उसे आर्टिक रेखा कहते हैं, जिसका मान 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है। उसके बाद भूमध्य रेखा के जो नीचे मकर रेखा है, जिसका मान है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और उसके नीचे है हमारा अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक लिख लीजिएगा, सर्कल या अंटार्कटिक रेखा, जिसका मान है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। कोई दिक्कत? ये हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था? जो हमारा देश भारत है, प्यारा देश भारत है, वो पूरी तरह कौन से रेखा में आता है? कर्क रेखा में। और एक रेखा है कर्क रेखा जो हमारे भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, और ये भारत के 8 स्टेट से होके जाती है। वो स्टेट्स हैं, सॉरी, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जहां से कर्क रेखा होके जाती है, और ये हमारे देश प्यारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे देश के बीचों बीच एक रेखा जाती है, जिसका मान है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। याद रखिएगा, 82.5 डिग्री या 30 भी लिख देते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के जरिए भारत में समय का ज्ञान होता है, तथा चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, या नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट हो, सारे स्टेट्स में एक समय एक साथ एक ही समय होता है। क्यों? क्योंकि भारत में जो समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर गठित होती है, चयनित होती है। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हमारे उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर से होकर गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होकर गुजरती है। हर स्टेट में अलग अलग एरिया से होकर गुजरती है। हमारे बुक में मिर्जापुर दिया गया है।
यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी कोई डाउट होगा। फिर हमने क्या देखा कि जो इंडिया है उसका जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो 8.4 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर है, 37.6 उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर मैं पूर्वी की बात करूं तो 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा तथा 68.7 पश्चिमी देशांतर रेखा। ये हमारा भारत का लोकेशन है और हमने इसको देखा था। फिर हमने आकार में क्या देखा था कि जो हमारा प्यारा देश भारत है ये 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। विश्व का 2.4% हमारे पास है, 17% जनसंख्या हमारे पास है। हम विश्व की 7वीं सबसे बड़ी क्या है देश हैं। उसके अलावा 7वीं हम विश्व की सबसे बड़ी देश हैं। उत्तर में हमारे पास कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सिलचर, तो पश्चिम में गुजरात है, रन ऑफ कच्छ। ये हमारी भारत की आकार तथा स्थिति थी जिसको हमने कल देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला विषय है वो है भारत तथा वर्ल्ड कि विश्व के नजर में भारत की स्थिति और आकार कैसी है। देखिए भारत तथा विश्व कि विश्व के नजर में विश्व पटल पे हमारे देश की स्थिति कैसी है। तो हमने क्या देखा कि जो विश्व है, अब इस मैप के जरिए समझिए, ये देखिए ये हमारा संपूर्ण विश्व का मैप है, ग्लोब है। और इसमें देखा होगा कि आपको ये एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट है, महादेश है। तो एशिया महादेश के दक्षिणतम भाग में हमारा प्यारा देश भारत स्थित है। तो इससे विश्व कि अगर हम बात करें भारत एवं विश्व में तो इसमें क्या पता चलता है कि जो भारत है वो एशिया महादेश के सबसे दक्षिणतम भाग में आता है, कोई दिक्कत। उसके बाद इंडिया, भारत के साथ साथ जो देश लगे हुए हैं उनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारत उप महादेश भी कहा जाता है। भारतीय लिख लीजिएगा, उप महादेश कहा जाता है, भारतीय उपमहादेश। इसमें टोटल 9 राज्य आते हैं, 9 देश आते हैं। हम इसको इंडिया एंड द नेबर्स, पड़ोसी राज्य में समझेंगे, पड़ोसी देशों में समझेंगे। तो हमने क्या देखा कि भारत और विश्व में, यार भारत तथा विश्व, कि भारत तथा विश्व में हमने क्या समझा कि जो हमारा प्यारा देश भारत है वो एशिया के दक्षिणतम भाग में आता है, कोई दिक्कत। और ये देश भारत 9 देशों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें 7 हमारे साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है भूमि और 2 हम जल से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम पुरातन समय से, प्राचीन समय से जो भारत है इसकी सभ्यता है वो बहुत फेमस रही है। क्यों रही है? क्योंकि जो भारत है हमारा वो 3 तरफ से आप देखेंगे कि जल मार्ग से जुड़ा हुआ है, जल के जरिए जुड़ा हुआ है। पश्चिम में हमारे पास अरब की खाड़ी है, अरब सी है। उसके बाद पूर्व में हमारे पास बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हमारे पास हिंद महासागर है। और इन तीनों से जुड़े होने के कारण ये जो हमारा दक्षिणतम हिस्सा है वो जल मार्ग से जुड़ा हुआ है। एक तरफ हमारा अरब सागर है, दूसरी तरफ हमारा बंगाल की खाड़ी है और तीसरी तरफ हमारा हिंद महासागर है। और इन तीनों के जुड़े होने के कारण ये भारत को विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान देता है। क्यों देता है? क्योंकि जल मार्ग के जरिए ही हम विश्व में सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, है ना। विश्व में हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। और हमने देखा है कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से हम क्या करें? विश्व भर के साथ व्यापार कर रहे हैं। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में हमें उदाहरण मिला है मगान का, हमें उदाहरण मिला है दिलमन का, हमें उदाहरण मिला है मगान, दिलमन, उसके बाद मेहुला का, मगान, दिलमन, मेहुला और भी कई राज्यों का। उसके बाद हमने मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड करते थे हम, मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ भी हमारी ट्रेड होती थी। यानी जो भारत है वो अपने लोकेशन के कारण, तीनों तरफ जलमार्ग से जुड़े होने के कारण इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। क्यों इंपॉर्टेंट स्थान रखता है? क्योंकि हम इसके जरिए संपूर्ण विश्व के साथ क्या करते थे? व्यापार करते थे। और हम व्यापार ये आज से नहीं कर रहे, ये व्यापार हम प्राचीन समय सिंधु घाटी सभ्यता से कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखिए हमारे मिडाइवल टाइम में, हमारे मध्यकालीन भारत में, कि जो यूरोपियंस आए थे वो भी जलमार्ग के जरिए आए थे,
है ना। उस समय भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था? क्यों? क्योंकि हम पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्या करते थे? व्यापार करते थे, निर्यात करते थे। हमारा आयात कम था, हम चीजें बाहर से मंगाते कम थे, हम ज्यादा चीजें क्या करते थे? भेजते थे, निर्यात करते थे, जिसके कारण भारत संपूर्ण विश्व पटल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अपितु उसके बाद ये देखिए, ये गुड ऑफ केप होप है, ये हमारा ग्वादर है, ये हमारा सुएज कैनाल है, ये हमारा मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका महादेश है, ये हमारा अमेरिका महादेश है। यानी इंडिया किसी भी कंट्री पे, किसी भी छोटे देश पे निर्भर नहीं है। जैसे कि हमारा यहाँ नेपाल और भूटान, ये दोनों भी किस ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए भारतीय जो पोर्ट्स हैं, भारतीय बंदरगाह का यूज करते हैं। तो हमने क्या देखा कि भारत एवं विश्व में कि जो भारत है उसकी जो लोकेशन है वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक तो भारत एशिया के सबसे दक्षिणतम हिस्से में आता है, जिसे हम भारत उपमहाद्वीप भी कहते हैं। ये जमीन के साथ 7 देशों से जुड़ा हुआ है और जलमार्ग के साथ 2 देशों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ प्राचीन समय से भारत एक व्यापार करने वाला देश रहा है। हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से इसके एग्जाम्पल, उदाहरण मिले हैं कि भारत कैसे मगान, दिलमन, मेहुला और मेसोपोटामिया के साथ क्या करता था? व्यापार करता था। अपितु उसके बाद हमने देखा कि जो मिडाइवल टाइम, मध्यकालीन भारत था, उसमें भी हम क्या करते थे? बहुत ज्यादा व्यापार करते थे, जिसके कारण बस हमें सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। और इसी रूट के जरिए सबसे पहले यूरोपियंस भारत में आते हैं और हमारे देश पे कब्जा कर लेते हैं और हमें अपना औपनिवेशिक गुलाम बना लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो आज भारत विश्व में गन्ने के दूसरी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हम चावल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हम कपास एक्सपोर्ट करते हैं, हम जूट एक्सपोर्ट करते हैं, हम सबसे ज़्यादा जो मसालों की खेती करते हैं, हम चाय की खेती करते हैं, हम कहवा कॉफ़ी की खेती करते हैं। और सबका ट्रेड हम किसके जरिए करते हैं? अपने इन्हीं मार्गों के जरिए। इस कारण से भारत क्या है कि विश्व पटल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही साथ जो भारत की पुरानी सभ्यता रही है, कल्चर रही है, लाइक कि रामायण और महाभारत, तो आपको क्या लगता है कि ये जो महाभारत की कहानियां हैं, रामायण की कहानियां हैं, प्रभु श्री राम की कहानियां, माता सीता की कहानियां हैं, राक्षस रावण की कहानियां हैं, ये सिर्फ क्या भारत में ही विद्वान है? नहीं, ये हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, इन राज्यों में भी क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि जो हमारी संस्कृति थी वो भारत के साथ साथ प्रचार प्रसार करते करते यहाँ पे गई है। हमने देखा होगा कि जो गौतम बुद्ध है या महावीर जैन है, जो पूरे विश्व में शांति का प्रतीक है, उनका जन्म भी कहाँ है? भारत में हुआ है। ये भी भारत भी उनका देश है। इन सब रीजन की वजह से भारत क्या है कि विश्व पटल पे एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भारत तथा विश्व के में क्या संबंध है। अब हम चलते अपने दूसरे विषय की तरफ, भारत तथा उनके पड़ोसी देश। भारत तथा उनके पड़ोसी देश, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो भारत है ये हमारे जो एशिया महादेश है उसके दक्षिण में आता है और आसपास के ये 7-9 देशों को मिला के इस पूरे क्षेत्र को भारत उपमहाद्वीप कहा जाता है, भारत उप महादेश कहा जाता है। इसमें टोटल 9 कंट्रीज हैं, सबके नाम लिख लीजिए। पाकिस्तान, दूसरा है हमारा अफगानिस्तान। पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के साथ हम उत्तर पश्चिम में बाउंड्री शेयर करते हैं, साझा करते हैं। उसके साथ नेपाल, चीन और भूटान के साथ हम उत्तर में बाउंड्री शेयर करते हैं। 5 छठा लिखिए यहाँ पे, बांग्लादेश, तथा म्यांमार। इसके साथ हम पूरब में बाउंड्री साझा करते हैं। और ये वो 7 कंट्रीज हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं, ये वो 7 देश हैं जिनके जरिए हम बॉन्ड यानी भूमि से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में,
चाइना, नेपाल एंड भूटान, उत्तर में बांग्लादेश एंड म्यांमार, पूरब में ये वो देश हैं, ये वो कंट्रीज हैं जिनके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, जिनके साथ हम जमीन के जरिए जुड़े हुए हैं और किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में आराम से आ जा सकते हैं, पर वीजा और पासपोर्ट के साथ। और दो और कंट्रीज हैं जिनके साथ हम जमीन से तो नहीं परंतु जल मार्ग से जुड़े हुए हैं, लिख लीजिए उनके नाम। आठवां है हमारा लक्षद्वीप, नमा है हमारा श्रीलंका। लक्षद्वीप तथा श्रीलंका, लक्षद्वीप और श्रीलंका के साथ हम जल मार्ग के जरिए जुड़े हुए हैं। और याद रखिएगा श्रीलंका और इंडिया को पाक स्ट्रेट तथा मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट तथा मन्नार की खाड़ी से इंडिया और श्रीलंका अलग होती है। तो अब हम फिर से देखते हैं कि भारत तथा पड़ोसी देश। तो हमने क्या देखा कि जो भारत है, हमने क्या देखा, जो हमारा प्यारा देश भारत है वो बेसिकली एशिया जो महादेश है उसके दक्षिणतम हिस्से में आता है और 9 देशों के साथ अपने बाउंड्री को शेयर करता है। और इन 9 देशों को हम भारत उपमहादेश भी कहते हैं। पर याद रखिएगा भारत उपमहादेश में हम चीन को शामिल नहीं करते। इस कारण से उपमहादेश में 8 स्टेट हैं, 8 राज्य हैं, परंतु 8 देश हैं, परंतु हम 9 के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम, नेपाल, चीन एंड भूटान उत्तर, बांग्लादेश एंड म्यांमार पूरब, श्रीलंका एंड मालदीव, हाँ मालदीव, लक्षद्वीप मैंने लिख दिया, सॉरी, तो ठीक है मालदीव है ना। श्रीलंका और मालदीव के साथ हम क्या करते हैं, श्रीलंका एंड मालदीव के साथ हम जल के जरिए बाउंड्री शेयर करते हैं। मैं फिर से कहता हूं भारत एवं पड़ोसी देश में का उत्तर क्या है कि इसमें हमने क्या देखा कि जो भारत हमारा देश है ये एशिया महादेश के दक्षिणतम हिस्से में आता है। ये 9 देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसमें से 8 देश को हम भारत उपमहादेश भी कहते हैं। ये 9 देश हैं पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम, नेपाल, चीन एंड भूटान उत्तर, बांग्लादेश तथा म्यांमार पूरब, मालदीव तथा श्रीलंका जो कि दक्षिण में है। और भारत को श्रीलंका से अलग करती है पाक स्टेट एंड मन्नार की खाड़ी। तो इस तरह ये विषय भी हमारा कंप्लीट होता है। और इस विषय के साथ जो हमारा भारत साइज एंड लोकेशन है, भारत आकार तथा स्थिति है, ये चैप्टर हम खत्म करते हैं। पर इस चैप्टर को खत्म अभी नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हमें थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए कि आखिर ये सागर क्या होता है, ये खाड़ी क्या होती है, समझ में आया, ये स्ट्रेट क्या होता है, ये खाड़ी क्या होती है, समझ में आया। तो हम इन सबको समझेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं सागर क्या होता है। सागर वो वाटर बॉडीज होती हैं, जल का वो हिस्सा होता है जो दो तरफ से जमीन से जुड़ी होती है। ठीक है, खाड़ी वो होता है, लिख लीजिए, वो जल क्षेत्र होता है जो 3 तरफ से जमीन से जुड़ी होती है। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेट वो क्षेत्र होता है जो 2 वाटर बॉडीज को, 2 जल क्षेत्रों को अलग करता है। ठीक है, सागर, खाड़ी तथा स्ट्रेट।
हिंदी में लिख लीजिए। ठीक है, सागर, खाड़ी तथा स्ट्रेट। तो हमने क्या देखा कि सागर वो क्षेत्र होता है जो दो तरफ से जमीन से जुड़ा होता है, एक तरफ जमीन से जुड़ा हुआ है। खाड़ी वो क्षेत्र होता है जो तीन माध्यमों से जल से जुड़ा होता है, माध्यम 1, माध्यम 2, माध्यम 3। और ये ट्रायंगल का देख रहे हैं, इस तरह का शेप बना रहा है, जैसे खाड़ी कहते हैं। स्ट्रेट वो होता है जो दो जल मार्गों को अलग करता है, एक तरफ हिंद महासागर है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, तो इसको अलग करता है, तो हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? तो बेसिकली हमने क्या देखा कि हमने सब कुछ देखा। हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो भारत है एवं उसके पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, वो कौन कौन से हैं। तो हमने क्या देखा कि भारत जो है ये एशिया के सबसे दक्षिणतम हिस्से में आता है, इसे भारत उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जो देश हैं वो भारत के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। इनमें से हम भारत को 8 को भारत उपमहाद्वीप कहते हैं, हम चीन को इसमें शामिल नहीं करते। इसमें पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान ये उत्तर पश्चिम में है, नेपाल भूटान तथा चीन ये हमारे उत्तर में है, बांग्लादेश तथा म्यांमार ये पूरब में है, तथा मालदीव तथा श्रीलंका ये भारत के दक्षिण में है। और मालदीव तथा श्रीलंका के साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते, हम भूमि बाउंड्री शेयर नहीं करते, हम इनके साथ जल मार्ग के जरिए अलग हुए, जल के जरिए हम अलग हुए। कोई दिक्कत यहां तक? ये था भारत एवं पड़ोसी देश। उससे पहले हमने देखा था कि जो हमारा प्यारा देश भारत है और विश्व में उनकी छवि कैसी है। तो हमने क्या देखा, जो भारत है वो एशिया जो महादेश है उसके दक्षिणतम हिस्से में आया है। ये तीन तरफ से 3 जल मार्ग से जुड़ा हुआ है, जल बड़े बड़े से जुड़ा हुआ है। पहला है पूरब में अरब सागर, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। इन तीनों से भारत हमारा जुड़ा हुआ है और इन जल मार्गों से जुड़े होने के कारण प्राचीन समय से भारत विश्व पटल पे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जो व्यापार बहुत ज़्यादा करता था। हमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से व्यापार के क्या मिले, एग्जाम्पल्स मिले हैं, जैसे कि हम मगान, दिलमन, मेहुला तथा मेसोपोटामियन सभ्यता के साथ भी ट्रेड करते थे। फिर अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत में हम सोने की चिड़िया के नाम से कहलाए जाते थे। क्यों कहलाए जाते थे? क्योंकि उस समय भारत सारी चीज़ें निर्यात करता था, आयात हम कुछ नहीं करते थे, हम सारी चीज़ें बाहर बेचते थे, हम बहुत कम चीज़ें भारत मंगाते थे। इस कारण से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसके बाद हमने क्या देखा कि जो भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति बहुत क्या है, फैली हुई थी। और हमारे यहाँ जो कहानियाँ हैं लाइक महाभारत अथवा रामायण की, ये संपूर्ण विश्व में विद्यमान थी। और जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है ये कहानियाँ वहाँ तक प्रचलित हुई। तथा पुराने समय में गौतम बुद्ध हो या महावीर जैन हो, जिनको शांति का प्रतीक माना जाता है, वो भी भारत से जुड़े रहे हैं। इस कारण से भारत विश्व भर में क्या था, फैला हुआ था। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने सबसे पहले देखा भारत के आकार के बारे में कि 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। विश्व की 2.4% जमीन हमारे पास है, 17% जनसंख्या हमारे पास है। हम विश्व की 7वें सबसे बड़े देश हैं। इसके बाद उत्तर में हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर है, दक्षिण में हम तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है, गुजरात में रन ऑफ कच्छ और असम, और इधर पूर्व में हम अरुणाचल प्रदेश तक जुड़े हुए हैं। और हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत में समय का निर्धारण करती है। कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है कि यहाँ तक हमारा सारा डाउट्स क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ, अभ्यास की तरफ। और देखिएगा कि हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या यहाँ आ रही हैं या नहीं। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहां पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो मैंने पहले पढ़ाया था कि 8 राज्य हैं भारत के जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इसमें सबसे पहले गुजरात हमारे लिस्ट में नहीं है, राजस्थान यानी राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती तो ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ इससे भी गुजरती है, मध्य प्रदेश नहीं है,
उसके बाद उत्तराखंड यहाँ, सॉरी वो झारखंड यहाँ नहीं है, पश्चिम बंगाल यहाँ नहीं है, त्रिपुरा यानी इससे भी नहीं इससे गुजरती, यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा कट गया तो बचा कौन? उड़ीसा। यानी उड़ीसा राज्य से भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उसके बाद भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो ये देखिए इसका आंसर यहां छिपा है। ये देखिए कि सबसे पूर्व में भारत का देशांतर रेखा क्या है? 97.25, यानी 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा के जरिए भारत क्या हुआ है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम किस राज्य से छूती है? तो हमें पता है कि ये म्यांमार से नहीं छूटी, चीन, नेपाल एंड भूटान। तो देखिए इसका भी एग्जांपल यहाँ आराम से है ना, इसमें नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। ये देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये किस राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नेपाल। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं कि ग्रीष्मावकाश में यदि आप करावर्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? कि इसमें पूछा जा रहा है कि गर्मी की छुट्टी में अगर आपको घूमने के लिए करावती जाना है तो आप कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप। करावती आइलैंड कहाँ है? ये लक्षद्वीप का हिस्सा है। कोई दिक्कत? उसके बाद मेरे मित्र को एक ऐसे देश में का निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वो कौन सा देश है? कि यहाँ कहा जाए कि मेरा एक दोस्त है, वो एक ऐसे देश का सिटीजन है, निवासी है जो भारत के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता। तो वो देश कौन सा है? भूटान करता है, नेपाल करता है, बांग्लादेश करता है, यानी वो कौन सा देश है? उसका सही उत्तर है कजाकिस्तान। तो हमने क्या देखा कि वो कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती? इसका सही उत्तर है उड़ीसा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा कौन सा है? तो वो 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की किस राज्य से किस देश को छूती है? तो उसका नेपाल है। ग्रीष्मावकाश में यदि हम करावती जाएंगे तो हम कौन से केंद्र शासित जाएंगे? लक्षद्वीप। और जो मेरा देश है जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, इसका सही एग्जाम्पल है तजाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हमारे पास दो क्या हैं? द्वीप समूह हैं। एक है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में आता है, दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह जो हमारा अरब सागर में आता है। साथ साथ क्या है कि दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो मैंने बार बार बताया कि दो देश हैं जो जलमार्ग के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं, दो द्वीपीय देश हैं। एक है श्रीलंका, दूसरा है हमारा मालदीव। दूसरा हमारा मालदीव। ठीक है, उन देशों के नाम बताए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो हमें पता है कि 7 देश भारत से बड़े हैं। इसमें सबसे पहले है हमारा रशिया, उसके बाद कनाडा, चाइना, नेपाल, कनाडा, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये वो देश हैं जो भारत से साइज में बड़े हैं। उसके बाद हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी देशों के नाम बताइए। तो हमने क्या देखा? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान है। उत्तर में 3 देश हैं, इसमें चाइना, नेपाल तथा भूटान है। तथा उत्तर पूर्व में हमारे पास 2 देश हैं, एक म्यांमार है तथा हमारा एक क्या नाम है? बांग्लादेश है। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताइए। तो मैंने बताया था 8 राज्य हैं, फिर से दोहराता हूँ। एक का नाम है गुजरात, एक का नाम है राजस्थान, एक का नाम है मध्य प्रदेश, एक का नाम है छत्तीसगढ़, एक का नाम है झारखंड, एक का नाम है पश्चिम बंगाल, एक का नाम है हमारा त्रिपुरा और एक का नाम है मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहां से गुजरती हैं। ठीक है, ये देखिए अब कुछ और क्वेश्चन है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा देश है, प्यारा देश, उसकी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको हम यहां देखिए मानक योम्योत्तर कहते हैं, है ना, मानक योम्योत्तर। मानक योम्योत्तर जो है ये
सारी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत में क्या करती है, समय का निर्धारण करती है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है ना, जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होके गुजरती है। तो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति, अच्छा ये कहाँ पहुंच गया, हाँ, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों की घड़ी का समय एक ही दर्शाती है। तो इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है कि जो भारत का मानक योमित्तर है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, और जो हमारे भारत सरकार है वो इसी देशांतर रेखा के आधार पर समय का निर्धारण करती है। इस कारण से क्या होता है कि पूरे देश का समय एक हो गया। तो गुजरात जो है वो पश्चिम में होने के कारण वहां सूर्य लेट से पहुंचता है, परंतु अरुणाचल प्रदेश उत्तर में होने के कारण वहां सूर्योदय जल्दी हो जाता है। इसी तरह जो हमारा सूर्य अस्त है वो अरुणाचल प्रदेश से पहले होता है तथा गुजरात में बाद में होता है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि जो मानक ज्योमित्तर है, जो ये देशांतर रेखा है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होती गुजरती है और भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। कोई दिक्कत, आगे हम बढ़ते हैं। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति किस प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ, है ना, कि केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार से मतलब प्राप्त हुआ, कि जो हिंद महासागर है उसके सेंटर में भारत है, इसने भारत को कैसे हेल्प किया, क्यों कैसे हेल्प किया, क्योंकि जो भारत है वो 3 तरफ से जल मार्गों से जुड़ा हुआ है, और जल मार्गों से जुड़ा होने के कारण व्यापार बहुत अच्छा हो चुका है। हमने देखा कि हम एंशिएंट टाइम से, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से लेके आज तक क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, इस कारण से लाभ प्राप्त हुआ है। आगे क्या है, और कोई क्वेश्चन, ये देखिए ये मानचित्र वाला सवाल है। सवाल क्या है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप स्थित है, तो 2 द्वीप हैं, अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है, तो 9 देशों से मिलकर बना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अच्छा उपमहाद्वीप 8 देशों से मिलकर बना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। इसमें हम चीन को इंक्लूड नहीं करते। कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती, तो मैंने बार बार बताया 8 राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु कौन सा है, तो 8.4 अक्षांश रेखा है। भारत का सबसे उत्तरी तो 37.6 उत्तरी अक्षांश रेखा। अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश क्या है, तो यह तो बता तो दिया। भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर क्या है, पूर्वी 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा, और ये 67.7 देशांतर रेखा। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली स्टेट है पाक स्टेट, पाक जल संधि, ठीक है। और भारत का केंद्र शासित क्षेत्र तो ये है ना, 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, ठीक है। हम उनके नाम अभी नहीं लिखने जा रहे क्योंकि वो जरूरी नहीं है। तो इस तरह हमारा ये जो भारत आकार तथा स्थिति है, ये जो चैप्टर है हमारा ये कंप्लीट होता है। और अब हम जो कल मिलेंगे तो कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तो कल हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नई किताब के साथ मिलेंगे। तो कल मिलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, इसको देख लें कि हमने क्या पढ़ा है और आपको समझ में आया कि नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक बात को कई बार बताया और अच्छे से बताया है, ताकि आप सभी आराम से इस चैप्टर को समझ सकें। तो फिर हम कल मिलते हैं, शुक्रिया।